हमने भी मेनली यही आर्ग्यू किया था। सिर्फ जो आमिर नवाज़ वड़ाई साहब की सीपी थी 4410, उसमें हायर एजुकेशन कमीशन ने आज से 5 महीने पहले खुद इन राइटिंग सिर्फ एक ही सीपी में ये रिप्लाई जमा कराया कि भाई हमें जो है इन सीपीज से निकाला जाए, हमारा कोई रोल ही नहीं है। ये उनके एडमिशन है, एक पेज का रिप्लाई उनकी जो लीगल की हेड है उनकी तरफ से फाइल हुआ। अब जब उन्होंने कोई और वकील की है 22/9/2025 को, जिसने अर्जेंसी ड्राफ्ट की और उन्होंने उसमें हायर एजुकेशन की ये अर्जेंसी दिखाई कि हायर एजुकेशन कमीशन की रेपुटेशन को ट्रानिश किया जा रहा है 1 साल से स्टे ऑर्डर की पेंडेंसी की वजह से। और इस पॉइंट को, इस अर्जेंसी को रखते हुए कोर्ट ने क्या किया कि अर्जेंसी ग्रांट की और अर्जेंसी उनके हक में दी। जब हमने आज कोर्ट को दिखाया कि सर आपको मिसगाइड किया गया है, मिस रिप्रेजेंट किया गया है, फैक्चुअल इनकरेक्टली आपके सामने पेश किए गए हैं, जब हायर एजुकेशन कमीशन खुद ये एडमिट करता है कि भाई हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, उनकी अर्जेंसी की जो प्रेयर है वो तो डिसमिस होनी चाहिए था। हमने जब करेक्ट फैक्ट्स भी दिखाए जज साहब को, वो फिर भी उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन है। फिर हमने जब ये दिखाया कि डेट बाय कोर्ट, मतलब एक कोर्ट ने खुद कहा कि 30 तारीख को मेरे पास ये केस लगाया जाए CB2 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 2। अगर CB1 के सामने, ये रजिस्ट्रार साहब की मिस्टेक थी जो रोस्टर के हेड हैं कि उन्होंने क्या किया, CB2 के बजाय फिक्स करने के बजाय CB1 में वो अर्जेंसी फिक्स कर दी। और ये भी बहुत बड़ी एक फैक्चुअल ग्लिच था, एक ज्यूरिसडिक्शन का प्रॉब्लम था जो सबसे पहले हमने रेज़ किया। उसके बाद जहांगीरी साहब ने अपनी इंटरवीनियर की एप्लीकेशन लगाई सब पिटिशंस में और फिर कहा कि पहले ये 2 चीज़ें डिसाइड हों। लेकिन जज साहब इस पे बाज़िद थे कि नहीं, ये 2 चीज़ें मैं डिसाइड नहीं करूँगा। मैं क्या डिसाइड करूँगा, मैं इसकी मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करूँगा। तो इस पे जो है हमने उस पे वॉकआउट किया और फिर किसी भी काउंसिल ने अपने मेंटेनेबिलिटी के आर्गूमेंट प्रेजेंट नहीं, क्योंकि हमें इस बेंच की मेलाफाइड ऑलरेडी इन 2 ओकेजन्स पे नज़र आ चुकी थी। इसमें एक और भी पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो आर्टिकल 2021 सब क्लॉज 4 के तहत 3 जज की कमेटी होती है जो करती है, डिसाइड करती है किस बेंच के सामने लगेगा। उस कमेटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिया, लेकिन जुडिशल ऑर्डर जो है वो पास करके इसको लगाया गया CB1 के सामने। थैंक यू जी। आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब की पिटिशन लगी हुई थी, 7 पिटिशंस हैं, सातों लगी हुई थी और इसमें ओरिजिनली ये फिक्स हुई थी मेंटेनेबिलिटी पे। लेकिन ये जो पिटिशंस थी ये पहले 15 सितंबर को यूसुफ सईद साहब की जो बेंच थी उन्होंने इसको फिक्स किया था 30 सितंबर को। बीच में 22 सितंबर में हायर एजुकेशन कमीशन ने एक एप्लीकेशन लगाई और एप्लीकेशन लगाने के बाद उन्होंने इसको CB1 यानी जस्टिस के आगा साहब की बेंच के सामने इसको फिक्स करवा दिया। हालांकि ये CB2 यूसुफ सईद साहब की बेंच के सामने ऑलरेडी डेट बाय कोर्ट हो चुकी थी। और दूसरी बात यह है कि जस्टिस जहांगीरी साहब आज खुद मौजूद थे, उन्होंने इंटरवीनर एप्लीकेशंस तैयार की हुई थी तमाम पिटिशंस में, यानी कि जो मेंटेनेबिलिटी का इशू है वो इशू रहता ही नहीं, क्योंकि जो अग्रीव्ड इंसान है वो खुद हाजिर हो गया था। और ये काफ़ी एक शर्म की बात है कि एक सिटिंग जज हाई कोर्ट का, उसको आना पड़ा है यहाँ पे और सामने खड़ा होना पड़ा है कटहरे में कि प्लीज़ मुझे इम्प्लीड किया जाए, मुझे सुना जाए, और उनको सुना नहीं गया। ये एक बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक कहानी है। इसके बाद जो है जो बेंच है वो उसी पे मबनी थी कि हमने जो है इसको मेंटेनेबिलिटी पर ही सुनना है और जहांगीरी साहब को कहा कि आप मेंटेनेबिलिटी के बाद आपको हम सुनेंगे। जब मेंटेनेबिलिटी की तमाम बुनियाद ही जस्टिस जहांगीरी साहब थे तो उनको ही पहले सुना जाता, पहले मेंटेनेबिलिटी पे नहीं सुना जाता। ये वकला ने ऑब्जेक्शंस उठाए इस बिना पर कि पहली बात है ये CB2 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 2 के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 1 के सामने किस तरह फिक्स हो गई, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 2 का जुडिशल ऑर्डर था कि 30 सितंबर को इस केस को सुना जाएगा। दूसरी बात जुरिस्डिक्शन की उठाई गई कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मैटर नहीं है, ये रेगुलर बेंच का मैटर है, क्योंकि डोमिनेंट प्रेयर इसमें क्या कहते हैं डिक्लेरेटरी प्रेयर है, इसमें डायरेक्टरी प्रेयर नहीं है डोमिनेंट। लेकिन इन तमाम ऑब्जेक्शंस के बावजूद ये बेंच अटल रही कि हमने जो है मेंटेनेबिलिटी पर सुनना है और हम मेंटेनेबिलिटी पर ही सुनेंगे। लिहाजा तमाम पिटिशंस में तमाम वकला ने यकजहती दिखाकर जस्टिस जहांगीरी साहब के साथ और वॉकआउट किया। और ये मामला सिर्फ जस्टिस जहांगीरी साहब का नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का है। ये किसी ऐसे स्टूडेंट की रेस्टोरेशन LLB डिग्री का मामला नहीं था जो जिसके लिए बार एसोसिएशंस खड़ी हो गई थी। ये एक सिटिंग जज का मामला है जिसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है और ये वो जज हैं, उन 6 जजेस में से एक हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा था कि इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स का ज़्यादा से ज़्यादा मुदाखलत बढ़ते जा रही है जुडिशल अफेयर्स में। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे वॉकआउट के बाद
हमें सुनने में आ रहा है कि पेटिशंस को डिसमिस कर दिया है नॉन प्रोसिक्यूशन के ऊपर। अच्छा, ये एजेंसी की एप्लीकेशन जो थी ये सिंध हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से लगाई गई थी या फेडरल की तरफ से? ये देखें लगाई गई थी हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, फेडरल की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन हमारे पास इनका जो है जवाब भी मौजूद है सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का, जिसमें उन्होंने बाकायदगी से कहा गया है कि हमारा तो इस केस से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ये एक प्रोफॉर्मा पार्टी थी। इन्होंने कहा हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। जब इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और इन्होंने उसमें प्रेयर किया है कि हमें पार्टी से हटा दिया जाए, ठीक है, तो जब आपने प्रेयर किया कि आपको पार्टी से हटा दिया जाए, तो आप किस तरह इसकी अर्जेंसी लगवा रहे हैं? और अर्जेंसी 30 तारीख से 25 तारीख, 5 दिन में ऐसा क्या हो जाता कि इसको 30 तारीख को नहीं सुना जा रहा था? और CB2 में ऐसी क्या बात थी कि CB1 ने समझा कि उसको अपने सामने लगवाना ज़्यादा ज़रूरी है? आगे सर आपका क्या लाया अमल होगा? देखें, लाए अमल तो अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब खुद जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। जैसे मैंने कहा, बड़ी एक अफसोस की बात है कि उनको आना पड़ा, लेकिन वो खुद उतर चुके हैं। अब जो कुछ भी होगा उनकी कंसल्टेशन और उनके साथ जो है बातचीत करके वही तभी डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है इसमें। अच्छा, इसमें मैं जो हूँ, मैंने आमिर नवाज़ वड़ाई साहब को रिप्रेजेंट